हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग जो टॉपिक लेके आ रहे हैं दैट इज व्हाट मॉनिटरिंग एजेंसी। कल तक हमने आईसीडीआर में बहुत सारे प्रोविजंस, बहुत सारे रेगुलेशंस हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। मैक्सिमम मोटे मोटे जो हम आईपीओ एफपीओ के प्रोविजंस हैं वो अब तक समाप्त कर चुके हैं। अभी नेक्स्ट प्रोविजन जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज व्हाट मॉनिटरिंग एजेंसी। दैट इज व्हाट मॉनिटरिंग एजेंसी, रेगुलेशन 41 एंड रेगुलेशन 137। तो ये मॉनिटरिंग एजेंसी ऐसा है कॉन्सेप्ट, ये जो सेबी ना, सेबी उसको चैन ही नहीं पड़ता है। सेबी बोलते हैं तुमने हमसे पूछ के सारे काम किए, तुमने हमसे पूछ के सारे काम किए, पब्लिक इशू लेके आ गए, पैसा तुमने ले लिया, अभी भी तेरा साथ नहीं छोड़ेंगे हम। ये तो सिंपल एक साया नहीं होता, साया, तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा, वही सेम टू सेम कॉन्सेप्ट अभी बोलता है। भैया तुम पब्लिक इशू लेके आ गए हो तो तुम्हारा जो पैसा है उस पे हमारी निगाहें हैं, हम देख रहे हैं तुम्हें कि तुम क्या कर रहे हो उस पैसे का। तो एग्जैक्टली यहाँ पे सेबी ने बोला देखो तुम बच नहीं सकते हो। ऐसा नहीं है कि तुम पैसा लेके आ गए अब मुक्त हो गए, अब भाग जाओगे पैसा लेके, सोचना भी मत, ऐसा सोचना भी मत। तुम्हारे इस पैसे पे हमारी निगाहें हैं, हम चेक कर रहे हैं, हम एग्जामिन कर रहे हैं कि तुम उस पैसे को कैसे यूज कर रहे हो। देखो छोटे मोटे इशू हैं वहाँ पे सेबी भी दिमाग नहीं चाटता था, बोले ठीक है यार तुम 1 करोड़ 2 करोड़ लेके आ रहे हो, हमें क्या ही जा रहा है, जैसे यूज करना है करो। लेकिन अगर पब्लिक इशू का साइज कितना है, 100 करोड़ से एक्सीड करता है, वो भी कौन सा वाला जो इशू साइज है ना, इशू साइज जो पब्लिक को लेके कह रहे हैं, उसमें से ऑफर फॉर सेल हटा दो, क्योंकि ऑफर फॉर सेल वाला पैसा किसको मिलता है, किसको, शेयर होल्डर को मिलता है, सेलिंग शेयर होल्डर को मिलता है। किसको मिलता है, सेलिंग शेयर होल्डर। ये सेकेंडरी स्टैंडर्ड नहीं लिखा है, सेलिंग शेयर होल्डर लिखा है मैंने, एसएस का मतलब यहाँ पे सेकेंडरी स्टैंडर्ड मत कर देना, यहाँ पे कोई कंपनी लॉ नहीं पढ़ रहे हैं हम। तो यहाँ पे जो सेलिंग शेयर होल्डर्स है ना उनको मिला था ऑफर फॉर सेल, तो उसको मॉनिटरिंग एजेंसी कैसे एग्जामिन करेंगे, वो कंपनी को मिला ही नहीं पैसा, तो जो आपका पब्लिक इशू का पैसा था उसमें से क्या माइनस कर देना, ऑफर फॉर सेल का पैसा माइनस कर देना, मतलब जो प्योर पैसा कंपनी के पास आने वाला है वो अगर क्या कर रहा है 100 करोड़ से एक्सीड कर रहा है, किससे, 100 करोड़ से एक्सीड कर रहा है, तो सेबी रेगुलेशन बोलती है बॉस तुम्हें मॉनिटरिंग एजेंसी अपॉइंट करनी पड़ेगी। अभी कौन होगी मॉनिटरिंग एजेंसी, कौन होगी वो मॉनिटरिंग एजेंसी, कौन हो सकती है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है या फिर स्केड्यूल कमर्शियल बैंक हो सकता है। कौन हो सकता है, या तो कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है या फिर कोई स्केड्यूल कमर्शियल बैंक हो सकता है। तो इनमें से किसी को भी आप क्या अपॉइंट कर सकते हैं, अपनी मॉनिटरिंग एजेंसी अपॉइंट कर सकते हैं। अब ये मॉनिटरिंग क्या करेंगे, करना क्या है, क्यों अपॉइंट किया गया इनको, तो ऑब्वियसली यही चेक करेंगे कि पैसे का क्या किया तुमने, जिस प्रोजेक्ट के लिए बोला था क्या वही इन्वेस्ट कर रहे हो या कहीं और रफा दफा कर दिया पैसे को, या उठा करके जेब में रख लिया, पर्सनल यूजेस में यूज कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम इस पैसे का, तो वो एग्जामिन करेगी ये मॉनिटरिंग एजेंसी। अच्छा मान लो मॉनिटरिंग एजेंसी ने कहा अच्छा प्रमोटर पैसा मिस यूटिलाइज कर रहे हैं, या एकदम सही से ईमानदार प्रमोटर एकदम सही से यूज कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं हर क्वार्टर बेसिस पे अपनी रिपोर्ट बना के देंगे। तो ये मॉनिटरिंग एजेंसी क्या करने वाली है, क्वार्टरली बेसिस पे, मतलब देखो सिंपल सी बात है, हम तब जागे, एक कहावत सुनी होगी, कौन सी, हिंदी में बोलते ना, अब पछताए होते क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना। तो इट मीन्स जब आपका सारा कांड हो जाए उसके बाद आप रो रहे हो बैठ के, कोई फायदा नहीं है। तो इसका मतलब जो भी काम है वो हमेशा टाइम टू टाइम करते रहना चाहिए, इवेंट होने के बाद रोने से कोई फायदा नहीं है। एग्जैक्टली यहाँ पे बोला हम हर क्वार्टर चेक करेंगे। देखो पैसे का कांड तुम करोगे तो ऐसे अचानक से तो कर नहीं सकते कि एक ही दिन में सारा कांड करके पैसा रखा दवा, नो। इसका मतलब हम तुम्हें कांड करने के लेवल तक पहुंचना ही नहीं देंगे, हर क्वार्टर तुम्हारे यहाँ पे रिपोर्टिंग करते रहेंगे तुम कर क्या रहे हो। तो क्वार्टरली बेसिस पे ये मॉनिटरिंग एजेंसी कंपनी के जो मनी यूटिलाइजेशन है उसकी रिपोर्टिंग करता रहेगा कि पैसा प्रोजेक्ट में लगाया गया, नहीं लगाया गया, कितना यूज हो जाना चाहिए था, कितना डिले यूज हो रहा है, उसकी एंटायर डिटेल्स जो है वो मॉनिटरिंग एजेंसी अपनी रिपोर्ट में सबमिट करेगी। ठीक बात। अब मान लो इसमें एडवर्स रिमार्क्स हैं, कुछ भी है, तो उस रिपोर्ट पे कमेंट्स कौन करेगा, बोर्ड।
कंपनी का जो इशूअर का जो भी बोर्ड या मैनेजमेंट है वो इस रेस्पेक्टिव रिपोर्ट पे अपने कमेंट्स फाइंड करेंगे कि भैया हमने इसमें ये बातें हमें लग रही है, मॉनिटरिंग एजेंसी को गलतफहमी हो गई थी, या उन्होंने ये जो पॉइंट रेज किया उसको हम ठीक कर लेंगे। तो जो भी कुछ उनकी फाइंडिंग्स है वो सारे के सारे फाइंडिंग्स पे बोर्ड अपने कमेंट्स सबमिट करेगा। अब देखो क्या होता है ना, मॉनिटरिंग एजेंसी ने बोर्ड पे ऑब्लिगेशन रेज कर दी, तुमने ये काम नहीं किया, बोर्ड ने चुपके से अपने पास रख लिया और बोला ठीक है कर लेंगे, तो लोगों को कैसे पता चलेगा? तब तो कंपनी बोलेगी ठीक है अंदर की बात है, अंदर ही दबा देते हैं। आप अंदर दबा नहीं सकते इस बात को। कंपनी की जिम्मेदारी बनती है कि हर क्वार्टर एंड में कितने दिनों में 45 डेज के अंदर, कितने दिनों में 45 डेज के अंदर अंदर आपको ये रिपोर्ट जनता को बतानी भी पड़ेगी, है ना। मतलब पर्दा नहीं रहने वाला, बोले सोते पर्दा है, पर्दा नहीं है, पर्दा उठा दो, पर्दा उठ जाएगा, और पर्दा उठ गया है इसका मतलब कंपनी की एंटायर इंफॉर्मेशन डिसैमिनेट की जाएगी, पब्लिश की जाएगी। कहां पे? वेबसाइट पे। किसकी वेबसाइट? एक तो इशूअर की वेबसाइट पे। किसकी वेबसाइट? इशूअर की। तो वेबसाइट ऑफ इशूअर, एंड साथ ही में आप स्टॉक एक्सचेंज को भी सबमिट करेंगे ये रिपोर्ट जहां पे आपकी सिक्योरिटीज लिस्ट हो रही है। तो आपको दोनों जगह पे इंटीमेशन देनी पड़ेगी कि ये मॉनिटरिंग एजेंसी आपके मनी यूटिलाइजिंग के कंसर्न में क्या रिपोर्टिंग कर रही है, एसआईसी यूज हो रहा है, नहीं हो रहा है, कुछ उल्टा पुल्टा काम आपने किया है, तो एंटायर डिटेल्स हमें एज इट इज सबमिट करनी पड़ेगी। फाइन। ये जो मैंने एंटायर प्रोविजन आपको बताया, ये 100 करोड़ से ऊपर के इशू पे बताया, ठीक है। लेकिन ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। एक्सेप्शन अगर इशूअर कौन है? बैंक है। बैंक खुद ही इशूअर है, बैंक खुद ही पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, या बैंक खुद ही इंश्योरेंस कंपनी है। देखिए ये जो बैंक्स पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, मोस्ट लाइकली जो भी इनके रेस्पेक्टिव रेगुलेशंस हैं उनसे रेगुलेट होते हैं। जैसे बैंक्स हो गया आरबीआई से रेगुलेट हो रहा है, इंश्योरेंस कंपनी आईआरडीए से रेगुलेटेड है, तो उनके रेस्पेक्टिव प्रोविजंस वहां पे एप्लीकेबल है। दैट्स व्हाई सेबी रेगुलेशन उनको एज सच यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट नहीं करता है, तो वो वहीं पे अपने आप रेगुलेट हो जाएंगे। तो इसलिए इन 3 कैटेगरीज को मॉनिटरिंग एजेंसी के प्रोविजन से एग्जम्प्ट किया गया है। एक बार फटाफट से रिकैप करते हैं, जल्दी देखते हैं। नंबर 1, सेबी क्या बोलता है? इशूअर का इशू साइज, कौन सा इशू साइज? एक्सक्लूडिंग ऑफर फॉर सेल, उसको हटा दो। उसके बाद जो भी बचा, अगर वो 100 करोड़ से ज्यादा है, किससे? 100 करोड़ से ज्यादा है, तो क्या करें? सुन रहे सब? क्या करें? जल्दी बताओ क्या करें? अरे भाई मॉनिटरिंग एजेंसी अपॉइंट करें। क्या करें? मॉनिटरिंग एजेंसी अपॉइंट करें। किसको करें? या तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, या स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स को। कर लिया। अब ये जो अपॉइंट हो गई क्या करेंगे? रिपोर्टिंग। कब? क्वार्टर बेसिस पे, हर क्वार्टर पे इन्होंने रिपोर्टिंग करनी है, और ये जो रिपोर्ट रिसीव करी है कंपनी ने, उसके बोर्ड उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे, अपने कमेंट्स देंगे, और साथ ही में इस रिपोर्ट को आपको पब्लिश करना है। पब्लिश कहाँ करना है? 2 जगह पे पब्लिश करना है, एक तो वेबसाइट पे, कंपनी की वेबसाइट पे, और स्टॉक एक्सचेंज को भी सबमिट करना है। कितने दिनों में? हाउ मेनी डेज? जल्दी बोलो फटाफट। कितने दिन? 45 डेज। 45 डेज कहां से काउंट करोगे? क्वार्टर एंडिंग के 45 डेज के अंदर। समझ में आई बात? और ये प्रोविजन जो हमने अभी पढ़ा is not going to be applicable on bank, public financial institutions and insurance companies. Got it? ये फटाफट से नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट रेगुलेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम कुछ छोटी रेगुलेशंस को डिस्कस करेंगे। बहुत छोटी सी, ज्यादा अंडरस्टैंडिंग में कुछ है नहीं। सबसे पहले से बोला इशू रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट। देखो कंपनी ऑफर डॉक्यूमेंट बना रही है, ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट बना रही है, आरओसी के पास आपने सबमिशन दे दिया है ना, ऑब्जर्वेशन सब आ चुका है। अब जब आरओसी को आपने ऑफर डॉक्यूमेंट जमा करा दिया, प्रोस्पेक्टस या रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस जो भी जमा कराना था करा दिया, तो लोगों को क्या सपने आएंगे रात में सोते अच्छा ये कंपनी ना फला कंपनी इशू लेके आ रही है, ऐसा होगा क्या? तो डेफिनेटली कंपनी को क्या देना पड़ेगा? इस इशू का एडवर्टाइजमेंट देना, अनाउंसमेंट बताना पड़ेगा कि सुनो सब जनता सुनो, हमारी कंपनी पब्लिक इशू लेके आ रही है।
ऐसा एडवर्टाइजमेंट देना पड़ेगा। तो ये एडवर्टाइजमेंट क्या ऐसे माइक लगा लगा के गली गली में जाकर के कंपनी चिल्लाएगी सुनो सुनो सुनो, ऑब्वियसली नॉट यार। अभी ये सारा एडवर्टाइजमेंट जो देने वाले हैं हम न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट में दिया जाएगा। और एक चीज हमेशा याद रखना, सेबी में 3 न्यूज़पेपर्स में एडवर्टाइजमेंट जाता है, इंग्लिश में, हिंदी में और एक रीजनल लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज, वर्नाक्युलर लैंग्वेज, कहाँ की, जहाँ पे रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड, जहाँ पे जैसे मान लीजिए मुंबई में सिचुएटेड है ना, तो इंग्लिश में जाएगा, हिंदी में जाएगा और अगर मराठी का कोई न्यूज़पेपर आता है तो उसमें भी जाएगा, तो रीजनल लैंग्वेज के अंदर। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि आपको जो भी प्रोस्पेक्टस या रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस किसके पास फाइल हो रहा है, आरओसी। ऑब्वियसली प्रोस्पेक्टस और रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस आरओसी के पास ही होता है, क्योंकि सेबी के पास तो ड्राफ्ट जाता है ना। तो जो आपने आरओसी को ये फाइलिंग कर दिया, उसके बाद आपको एक प्री इशू एडवर्टाइजमेंट, अभी इशू आया नहीं है, ओके, इशू आया नहीं, अभी इशू से पहले आप बता रहे हो कि हमारा इशू कब ओपन होने वाला है, कब क्लोज हो जाएगा, किस प्राइस पे आएगा, क्या एडवर्टाइजमेंट, क्या हम रिक्वायरमेंट है, क्यों चाहिए पैसा, तो वो सारी डिटेल्स जो है ट्रू एंड फेयर मैनर में हम एडवर्टाइजमेंट देंगे। और अगेन कितने न्यूज़पेपर, इंग्लिश, हिंदी एंड रीजनल। तो बस इतनी सी बात इस रेगुलेशन में बोलिए। आई गेस ज्यादा कुछ इसमें टेक्निकल है नहीं, आपको समझ में आ जाएगा। बस एक बात ध्यान रख लेना, कौन सी बात, कब देना एडवर्टाइजमेंट, आरओसी को क्या, प्रोस्पेक्टस एंड रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस या ऑफर डॉक्यूमेंट कुछ भी बोलो, सबमिशन के बाद आपको एक प्री इशू एडवर्टाइजमेंट देना पड़ेगा। फाइन, चलो नेक्स्ट रेगुलेशन मूव करते हैं। रेगुलेशन 44 एंड रेगुलेशन 140 जो है वो क्या बोलता है, ओपनिंग ऑफ इशू। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ना सेबी से ऑब्जर्वेशन रेज कर चुकी हूँ और सेबी ने बोला अच्छा ठीक ठाक है, अब सब कुछ ठीक है, तुमने सब कुछ जो भी हमने बोला वैसा कर दिया, अब तुम इशू ले आओ, और मैं 5 साल बाद इशू लेके आ रही हूँ। परमिशन आपको 5 साल पहले मिली थी, वो काम आप अचानक से कर रहे हो, अरे हद हो गई। इट्स जस्ट लाइक दैट, मैंने आपको पीपीटी बनाने के लिए दिया, मैंने बोला सैटरडे को सबमिट करनी है, और आप अचानक से कोर्स खत्म होने के बाद दिया जाता है, अरे हाँ मैम वो आपने वो पीपीटी बनाने के लिए दी थी ना, बना दी मैंने आज। बेटा कोई नहीं, अपने पास ही रख लो उस पीपीटी को, मुझे नहीं चाहिए वो पीपीटी। इट मीन्स हर काम को करने का एक सही समय होता है, ऐसे नहीं हमारे जब मूड में बना हम तब जाके वो काम को कर ले। डेफिनेटली यहाँ पे भी एक टाइम लिमिट है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप सालों साल बाद इशू लेके आ रहे हो। तो टाइम पीरियड फिक्स किया गया है यहाँ पे, कितने महीने, 12 मंथ्स, विद इन हाउ मेनी मंथ्स, 12 मंथ्स, 12 महीने के अंदर अंदर आपको इशू लेके आना पड़ेगा। 12 महीने कहाँ से काउंट करें, आज से, अभी से, अरे भाई 12 महीने काउंट करने कहाँ से। जो सेबी ने रेगुलेशन 25 में ऑब्जर्वेशन इशू किए थे ना, रेगुलेशन 25 याद करो पुरानी, जिसमें हमें प्रोसेस में पढ़ा था ना कि सेबी 30 डेज ऑफ लेटर ऑफ द फॉलोइंग में ऑब्जर्वेशन रेज कर सकता है। और वो डेट्स याद है आपको, डेट ऑफ टीओडी याद है कुछ, हाँ, तो वो जो ऑब्जर्वेशन रेज किया था सेबी ने, उस ऑब्जर्वेशन की डेट से जिस दिन फाइनल कर दिया कि हाँ ये मिस्टेक्स इनको करेक्ट कर लीजिए, उसके 12 मंथ्स के अंदर अंदर आपको इशू ओपन करना पड़ेगा। ओके, लेकिन ज्यादा जल्दी भी मत कर देना, पता चले कि आज ऑब्जर्वेशन आया और आप तो कल ही उठा करके बोलो ये लो हम इशू लेके आए, ऐसा भी नहीं है। तो इससे क्या बोला, कितने दिन बाद, मिनिमम 3 वर्किंग डेज। देखो ऑब्जर्वेशन आ गया तो उसके बाद तो पहले आप फाइनल ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल करोगे आरओसी को, तो जब तक आरओसी को ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल नहीं कर देते तब तक तो आपकी कहानी खत्म ही नहीं होगी। तो जो आपने प्रोस्पेक्टस या रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस आरओसी को फाइल किया, फाइनल है ना ये, तो जो आपने प्रोस्पेक्टस या रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस आरओसी को फाइल किया, उसके कितने दिन बाद, 3 दिन बाद, उसके कितने दिन बाद, 3 दिन बाद। तो इसने मिनिमम डेट भी बता दी है और मैक्सिमम डेट भी बता दी है कि कम से कम 3 दिन बाद, है ना। अच्छा सुन, ऐसा है डेट, ऐसा समझ लो इसको, ये है डीओडी, ये है ओडी, ठीक है, ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट एंड ऑफर डॉक्यूमेंट। डीओडी में आए थे ऑब्जर्वेशन, ठीक है, और ओडी मतलब हमने आरओसी को फाइल कर दिया, आरओसी, और ये सेबी। तो ये जो ओडी है ना, ओडी, इसके कितने दिन बाद, इसके आफ्टर 3 डेज, है ना। तो यहां से तो आप इस डेट से, आफ्टर 3 डेज वाली डेट से आप स्टार्ट कर सकते हैं अपना
पब्लिक इशू ओपन करना। यहां से लेकर के कहां तक, यहां तक ऑब्जर्वेशन आया था, ऑब्जर्वेशन, इस ऑब्जर्वेशन के 12 मंथ्स, मान लो ये पीरियड आ गया, तो इस पीरियड से लेकर इस पीरियड के बीच में आप कभी भी अपना इशू ओपन कर पाएंगे। तो कौन सा पीरियड हुआ, ऑफर डॉक्यूमेंट फाइलिंग के 3 दिन बाद से लेकर के ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट में जो ऑब्जर्वेशन है अभी क्या थे, उस ऑब्जर्वेशन के 12 महीने के अंदर अंदर कभी भी आप अपना इशू ओपन कर पाएंगे। दैट्स इट। इस रेगुलेशन में बस इतनी बात होती है, रेगुलेशन 44 में। पहला रेगुलेशन हमने क्या पढ़ा, एडवर्टाइजमेंट की बात कर रहा है। वेरी सिंपल बात है, ज्यादा कुछ नहीं है, बस प्री इशू लोगों को बता दो भैया तुम इशू लेके आ रहे हो, नहीं तो उनको पता होना चलेगा। तो इसलिए प्री इशू एडवर्टाइजमेंट की बात की। अब कितने टाइम में इशू ओपन कर लेना है आपको, तो मिनिमम एंड मैक्सिमम दोनों पीरियड यहाँ पे प्रेस्क्राइब किए हुए हैं कि मिनिमम पीरियड कितना रहेगा, मैक्सिमम कितना रहेगा। एंड नेक्स्ट इज मिनिमम सब्सक्रिप्शन। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% चाहिए, तो वही बात बोल रहा है कि मिनिमम परसेंट कितना रहेगा, 90%। 90% जो भी आप ऑफर कर रहे हो थ्रू ऑफर डॉक्यूमेंट, उस ऑफर का 90% सब्सक्राइब होना कंपलसरी है। हाँ, लेकिन अगर कोई ऑफर फॉर सेल है, सेलिंग शेयर होल्डर्स वाला है, तो वहां पे ऑलरेडी शेयर्स अलॉटेड हैं, वो तो आप सिर्फ सेल कर रहे हो, तो उसे वहां ये प्रॉब्लम नहीं है, तो वहां पे ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होता है। उसके अलावा नॉर्मल जो भी फ्रेश इशू आप लेके आ रहे हो, फ्रेश इशू में जो भी ऑफर आपका है, उस ऑफर का 90% क्या हो जाना चाहिए, सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। ओके, नहीं हुआ तो सबके दिमाग में आ गया होगा मैम रिफंड कर दो, पूरा का पूरा रिफंड कर दो, बिल्कुल रिफंड कर दें। अगर 90% रिसीव नहीं किया तो क्या करें, तो रिफंड एंटायर मनी, तो वी आर गोइंग टू रिफंड दिस मनी एंटायरली। और कितने दिनों में रिफंड करना, पीरियड भी देखा, ये नहीं अच्छा ठीक है यार 2-3 साल में आराम से कर देंगे, नो, यू हैव टू रिफंड दिस मनी विदिन 15 दिन, 15 डेज के अंदर। और 15 डेज कहां से काउंट करोगे, क्लोजर ऑफ द इशू। ये ओपनिंग था इशू का, ये क्लोजर है, क्लोजर अभी आएगा हमारा पीरियड जब हम पढ़ेंगे। तो जो आपका इशू क्लोजर हुआ है, तभी तक आपको पता चल गया होगा कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन आया है कि नहीं आया है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आया, रिफंडेड एंटायर मनी रिफंड करना पड़ेगा। और इसीलिए हमने लास्ट क्लास में अंडरराइटिंग्स की बात करी थी कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आया तो लेने के देने पड़ जाएंगे कंपनी को, तो इसीलिए कंपनी अंडरराइटर्स अपॉइंट करती है। तो जो वाली क्लास में मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जो इशू क्लोजर है उसके कितने दिनों में, 15 दिन में सारा पैसा रिफंड करना है, अगर 90% ऑफर आपको रिसीव नहीं हुआ तो। ये 3 छोटी सी बातें हैं, एक बार फटाफट से रिकैप कर लेते हैं। प्री इशू एडवर्टाइजमेंट कितने न्यूज़पेपर, 3 इशू से पहले दे रहे हो, कब दे रहे हो, ये ऑफर डॉक्यूमेंट जो आरओसी को फाइल किया था, लाइक प्रोस्पेक्टस या रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, उसके बाद देना है, ठीक है। इशू ओपनिंग मिनिमम पीरियड कितने दिन बाद, एटलीस्ट 3 दिन बाद, किससे, ऑफर डॉक्यूमेंट फाइलिंग से। और मैक्सिमम कब तक लेके आना पड़ेगा, विदिन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये आपका मिनिमम मैक्सिमम पीरियड हो गया। एंड लास्टली मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना हुआ, 90% का मिनिमम सब्सक्रिप्शन हुआ। और अगर नहीं रिसीव किया आपने 90%, तो अफसोस, सारा का सारा पैसा आपको क्लोजर से 15 डेज में रिफंड करना पड़ेगा। फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए अब हम नेक्स्ट रेगुलेशन कंटिन्यू कर रहे हैं, रेगुलेशन 46 पीरियड ऑफ सब्सक्रिप्शन। अभी लास्ट रेगुलेशन में हमने पढ़ा था इशू ओपनिंग, इशू ओपन कब होगा, हमने देख लिया पीरियड कितने दिन से कितने दिन तक ओपन रहेगा, कब से कब तक। बोला उन्होंने कि आप इशू ओपन कर सकते हो 3 डेज बाद ऑफर डॉक्यूमेंट के, एंड विदिन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। उस पीरियड में कभी भी इशू ओपन कर सकते हो। अब इशू ओपन हो गया तो कितने दिन तक ओपन रहेगा वो बताने जा रहा है हमें ये रेगुलेशन। मतलब ये जो पीरियड है वो ओपनिंग, इशू ओपनिंग से लेकर के इशू क्लोजिंग पीरियड है। ये कौन सा पीरियड है, इशू ओपनिंग से लेकर के इशू क्लोजिंग के पीरियड के बारे में बता रहा है ये रेगुलेशन, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला कि देखो एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड, एक चीज याद रखना,
जब भी हम एक्ट का इंटरप्रिटेशन करते हैं उसमें कुछ प्रोविजंस में या कुछ सेक्शंस या रेगुलेशंस में ऐसा लिखा होता है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन, ठीक है। कुछ जगह लिखा होता है सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड या एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड, ऐसा लिखा होता है। इस प्रोविजन का मतलब क्या होता है, नॉट विद स्टैंडिंग क्या होता है, एक्सेप्ट एज अदरवाइज क्या लिखा होता है, इसको एक बार समझ लेते हैं। से फॉर एग्जाम्पल आपका ग्रुप है 5 लोगों का, फ्रेंड्स का, पक्के दोस्त है, एकदम अच्छे वाले, बचपन के बेस्ट बडीज होते हैं ना, स्कूल चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं। तो उन चारों पांचों में से कुछ लोग डोमिनेटिंग होते हैं ना, डोमिनेटिंग, कि मैंने बोल दिया बस ये फाइनल है, और बाकी लोग बुरा भी नहीं मानते, भैया बचपन के फ्रेंड है, क्या हो गया, डोमिनेट करता है तो करता है। कुछ लोग डोमिनेट होते हैं, होते हैं जब कोई कुछ नहीं बोलेगा ना तो मैं बोल दूंगा, ऐसे 2 टाइप के लोग होते हैं। कुछ लोग बोलते हैं भैया मुझे घूमने के लिए यहीं जाना है, या मुझे पिज्जा यही वाला ऑर्डर करना है, ऐसे लोग होते हैं डोमिनेटिंग। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन मतलब चाहे कहीं भी कुछ भी क्यों ना लिखा हो, कोई कुछ भी बोले, मैंने जो बोल दिया सो बोल दिया, फाइनल है मेरी बात, वो होते हैं नॉट विद स्टैंडिंग वाले प्रोविजंस। वेयरएज कुछ होते सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड या एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड, कि अगर कहीं कुछ और लिखा हुआ है, अगर कुछ और लिखा हुआ है तो वो मान लेना, नहीं तो मेरी सुन लेना। मींस अगर 5 फ्रेंड्स में से अगर 4 चुपचाप बैठे हैं, डोमिनेटिंग वाले बेचारा एक जो डोमिनेट नहीं करता है, उधर से कोई कुछ नहीं बोला, चलो मेरा ही बोल देता हूँ, जब कोई कुछ नहीं बोल रहा तो मैं बोल देता हूँ, एग्जैक्टली उसको बोलते हैं सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड या एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड। मींस अगर किसी और रेगुलेशन में पीरियड कुछ और दे दिया तो वो फॉलो कर लेना, नहीं तो इन जनरल पीरियड क्या रहेगा, ये जो हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। आई थिंक इट इज क्लियर। अब कितना पीरियड है, मिनिमम 3 दिन का और मैक्सिमम 10 डेज, ये वर्किंग डेज है ना, वर्किंग डेज मिनिमम कितने दिन के लिए, 3 दिन। ये थोड़ी ना आपने एडवर्टाइजमेंट करके बोला भैया कल इशू ओपन हो रहा है परसों बंद, भाई लोग तो एकदम ढूंढते रहेंगे मेरा बैंक अकाउंट में कहाँ पैसा है, कहाँ लिखा रखा है, कहाँ एफडी का रखी, कहाँ जमा कराऊं, कंपनी का इन्वेस्टमेंट अच्छा है कि नहीं है, इशू हो जाएगा फ्लॉप। आप ऐसा नहीं कर सकते, सोचने का समझने का हमको टाइम दो। तो यहाँ पे जो पीरियड प्रेस्क्राइब्ड है वो मिनिमम कितना दिन है, 3 दिन, और मैक्सिमम पीरियड कितना होगा 10 डेज। 10 डेज से ज्यादा नहीं आप ओपन कर सकते हैं। पहली बात क्लियर। तो पहला प्रोविजन सिंपली क्या बोलता है कि इशू ओपन जो होगा और उसकी जो क्लोजिंग की डेट होगी वो मिनिमम 3 दिन के लिए रहेगा और मैक्सिमम 10 दिन के लिए ओपन रह सकता है, ठीक है। अब आगे बढ़, अब अगर बाई चांस आप प्राइस रिवाइज कर रहे हो, प्राइस बैंड आपने दिया था, प्राइस बैंड से मान लेते हैं मैंने बोला कि आपको सीएफ की जो फीस है ना वो पे करनी है 4000 से लेकर के 5000 के बीच में, ये मैंने बिड लगा दी। वैसे तो ये गलत लिख दी मैंने, ऐसे लिखते हैं 4000 से लेकर के 4800, 20% ज्यादा नहीं हो सकती ना इसमें। तो 4000 से 4800 की मैंने प्राइस डिसाइड की। हर बच्चा 4800 पे आ रहा था और कुछ बच्चों ने बोला मैम क्या कर रहे हो, 4800 कोई फीस होती है क्या, मार्केट में लोग 15-15 हजार ले रहे हैं। मैंने, मेरा दिमाग खराब हो गया, मैंने कि यार ये क्या प्राइस चार्ज कर रही हूँ। मैंने रिवाइज कर दिया, मैंने प्राइस रिवाइज कर दिया। तो मैंने अपना क्या किया, प्राइस बैंड चेंज कर दिया। तो मैंने अपना प्राइस बैंड चेंज करके मैंने बोला कि अब मेरा प्राइस बैंड रहेगा 5000 से लेकर के 6000, ये मैंने अपना प्राइस बैंड कर दिया, ठीक है। जब आपने प्राइस बैंड चेंज किया तो लोगों को बिडिंग करने के लिए फिर से मौका देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, ऑफ कोर्स देना ही पड़ेगा। तो शैल क्या, एक्सटेंड द बिडिंग पीरियड, कितने पीरियड के लिए, फॉर मिनिमम 3 डेज, मिनिमम 3 डेज, मिनिमम कितने दिन के लिए, 3 दिन के लिए आपको अपना पीरियड एक्सटेंड करना पड़ेगा, लेकिन सब्जेक्ट टू लेकिन मैक्सिमम 10 दिन से ऊपर किसी भी हालत में नहीं जा सकता। से एग्जांपल समझते हैं। से फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे प्राइस रिवाइज कर दिया। ओरिजिनल हमने जो पब्लिक अनाउंसमेंट किया था, पब्लिक ऑफर जो हमने दिया था, उसमें हमने पीरियड दिया था से 4 दिन, 4 डेज, क्योंकि मिनिमम 3 दिन था, मैक्सिमम 10 दिन है, हमने 4 दिन का पीरियड दिया है ना। अब 4 दिन का पीरियड दिया, अब यहाँ पे प्राइस रिवाइज कर दिया क्योंकि हमने अपर साइड पे, तो मिनिमम 3 दिन का टाइम एक्सटेंड करना है मुझे।
तो मैं यहाँ पे मिनिमम 3 दिन का टाइम एक्सटेंड करूंगी, शैल लिखा हुआ है, तो इसका मतलब आप लोगों को कितने दिन मिल रहे हैं? 7 डेज। बहुत इजी बात थी, हो गया। लेकिन अगर मैंने पहले से ही 8 दिन दे रखे हैं, 8 डेज, पहले से कितने दे रखे हैं? 8 डेज। पब्लिक ऑफर में पहले ही बोल दिया 8 दिन के लिए इशू ऑफर ओपन रहेगा। आप प्राइस रिवाइज करोगे तो क्या 3 दिन दे पाओगे? 3 दिन दे पाओगे? अगर 3 दिन दे दिया तो कितने दिन हो जाएंगे? हाउ मेनी डेज? 11 डेज। ओ माय गॉड, यहां लिखा है सब्जेक्ट टू सब रेगुलेशन 1। इसका मतलब 10 डेज से ऊपर तो कभी हो ही नहीं सकता, तो इसका मतलब यहाँ पे 3 दिन आप एक्स्ट्रा नहीं दे सकते, यहाँ पे सिर्फ आप 2 ही दिन एक्स्ट्रा दे पाओगे। गॉट इट? इज दिस क्लियर? तो ये 3 दिन हमें देने तो है, लेकिन साथ ही में ये ध्यान रखना 10 डेज से ऊपर आपका पीरियड कभी भी नहीं हो सकता। मोस्ट लाइकली जितनी भी कंपनीज होती है वो इन जनरल अपना जो ऑफर ओपन होती है वो 5 दिन के लिए मैक्सिमम। आप देख लेना कोई भी पब्लिक एडवर्टाइजमेंट वगैरह आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ द केसेस में 5 डेज का पीरियड उसमें मेंशन होता है। अब यहाँ पे एक और टर्म है फोर्स मैज्योर। ये टर्म का मतलब होता है ऐसे हालात जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। We cannot do anything in this condition. Force majeure, out of control. हम इंसान ना अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं, हम ये कंट्रोल कर सकते हैं, वो कंट्रोल कर सकते हैं, सब कुछ कर डालेंगे, टेक्नोलॉजी ये वो फलाना ढिमकाना। लेकिन रुको, each and everything you cannot control. अभी फ्लड आ जाएगा तो फ्लड को रोक सकते हो क्या? Obviously not. ये कोरोना आ गया है, रोक पा रहे हैं क्या? पूरी दुनिया में बड़ी इकोनॉमिक्स तब स्लैश हो गई है। जहां पे हम बोलते हैं अच्छी टेक्नोलॉजी है, जिन बड़ी कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज में, अमेरिका ले लो, इटली ले लो, जहां पे एकदम आपके पास सारे रिसोर्सेज है, पैसा है अनाप शनाप, टेक्नोलॉजीज है, एक से बढ़कर एक डॉक्टर्स है, क्या वो कंट्रोल कर पा रहे हैं? नहीं ना, तभी तो आज हम सब घर में बैठे हैं। इट मीन्स ऐसे हालात जो क्या हो जाए, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। मान लो कोई बेचारी कंपनी कोरोना से पहले अपना पब्लिक इशू प्लान कर रही हो, है ना भैया। इंडिया में ये सब कुछ जो पता चला जनवरी के बाद से है, हम दिसंबर के अंदर ही ऑलरेडी सारा कुछ तैयारी करके बैठे थे। अब ऐसी कोई भी कंडीशन आ जाए जो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, अब ठीक है कोरोना तो बहुत लंबा ही चल गया तो वहां पे तो आप कुछ ही नहीं कर सकते, लेकिन अगर कोई ऐसी कंडीशन जो थोड़े दिन में सेटल हो जाए, एडजस्ट हो जाए, वहां पे या जैसे बैंकिंग स्ट्राइक हो जाए, आए दिन बैंक्स भी हमारे यहाँ पे हड़ताल में बैठे हैं, भैया आज बैंक भी छुट्टी क्योंकि बैंक स्ट्राइक पे, ऐसा होता है बहुत बार। तो ऐसे हालात अगर अराइज होते हैं तो वहां पे अगर इशूअर को लगता है कि इन सारी कंडीशंस की वजह से इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करने में दिक्कत आ सकती है, तो ही मे एक्सटेंड, यहाँ पे कंपलसरी नहीं है क्योंकि जरूरी नहीं है इन सब हालतों से आप पे कोई इंपैक्ट पड़े, है ना। तो मे एक्सटेंड पीरियड फॉर मिनिमम 3 डेज, लेकिन अगेन याद रखना सब्जेक्ट टू दिस पीरियड। समहाउ इन एनी सर्कमस्टांसेस, किसी भी हालत में ये 10 दिन से ऊपर नहीं जा सकता। तो वट एवर द केसेस देयर, तो हमने यहाँ पे 3 सब रेगुलेशन पढ़ी है। जो हमारा पहला था मिनिमम पीरियड मैक्सिमम सब रेगुलेशन 2 बोला था, प्राइस रिविजन का सब रेगुलेशन 2 था, और ये थर्ड हमारा हो गया फोर्स मैच्योर। तो इस तरह से 3 सब रेगुलेशंस के अंदर थी। तो वट एवर द केसेस देयर 10 दिन से ज्यादा का आपका इशू ओपनिंग नहीं हो सकता। तो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट ये पीरियड ऑफ सब्सक्रिप्शन। 3 बातें पढ़ी। पहला, आप ऑफर डॉक्यूमेंट में मिनिमम मैक्सिमम पीरियड प्रेस्क्राइब करेंगे। मिनिमम पीरियड 3 दिन और मैक्सिमम 10 दिन, ठीक है। रिवीजन करते हो प्राइस का तो आपको कंपल्सरली 3 दिन एक्सटेंड करना पड़ेगा, लेकिन हाउएवर सब्जेक्ट टू द कंडीशन 10 दिन से ऊपर नहीं जाएगा। एंड लास्टली, अगर आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन हो जाए, फोर्स मेजॉर हो जाए, स्ट्राइकिंग वगैरह, उसकी वजह से आपको लगता है कि इन्वेस्टर्स पे इंपैक्ट पड़ेगा, तो यू में इशूअर खुद डिसाइड कर सकता है कि उसको एक्सटेंड करना है कि नहीं करना, और करना है तो मिनिमम 3 दिन के लिए, अगेन सब्जेक्ट टू द कंडीशन ऑफ 10 डेज। 10 दिन से ऊपर ये नहीं जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना इनफ है। काफी सारे रेगुलेशंस हमने आज कंप्लीट कर लिए हैं, उन सबको एक बार सम अप कर लेना, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, कॉपी बना लो अच्छे सी। मैं कॉपी जो है आप लोगों की अब मंगवाने वाली हूँ। आप लोगों को पहले प्रोजेक्ट का काम निपटाना है, सैटरडे को मॉर्निंग में आपको सबको मुझे अपनी अपनी पीपीटी सबमिट करनी है,
और उसके बाद संडे इवनिंग तक मैं सब लोग की कॉपीज चेक करूंगी। तो कॉपीज आप सब लोग अपने अपने ऐप पे मुझे सबमिट करेंगे कि क्या आपने अब तक अपना सारा काम कंप्लीट किया कि नहीं किया है। आप लोगों को मैम डेंजरस है, भयंकर रोज नए नए काम दे देती है, लेकिन हमें रिजल्ट चाहिए एट द एंड। और रिजल्ट के लिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी हैंड राइटिंग में अपने नोट्स को प्रॉपरली नोट डाउन कर ले, सो दैट आपको एकदम रिटेन रहेंगे प्रोविजंस। तो आप डेफिनेटली संडे को इवनिंग तक मुझे अपने सारे सबमिट्स करेंगे सबमिशंस। तो जिन जिन ने अब तक नहीं किया है वो स्टार्ट कर दें, और पीपीटी नहीं बनाई है तो पीपीटी बनाना स्टार्ट कर दें, क्योंकि सैटरडे को मॉर्निंग तक मुझे सबकी पीपीटी चाहिए। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।